एक्साइज को बढ़ा दिया, उससे अल्टीमेटली इंडस्ट्री की ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉर्पोरेट के लिए कोई किसी तरीके का कोई इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया। दूसरा, जो जीडीपी का 7.6% जो अनाउंसमेंट किया है वो लगता नहीं, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट जो आंकड़े गवर्नमेंट ने पेश किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। अब जो 7.6% की बात हो रही है ये बहुत मुश्किल लगता है कि गवर्नमेंट अचीव कर पाएगी। हमारे देश में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, कि उसके लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है जिसको वो कहते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया है इस साल, बट वो दिस इज नॉट सफिशिएंट। उसमें भी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खाली उसके अंदर अपने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं, बट उसका एडवांटेज रूरल एरियाज में नहीं मिल रहा। वो भी जो भी है वो सारे जो भी होगा वो सिटीज में ही होगा जी। एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बजट के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता जी। बिल्कुल, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात है करीब 5% तक बजट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की राय माने तो महज अगर पैसे बढ़ा देने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो देश में नहीं होने जा रहा है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी इस बात को दर्शाता ही रहता है। प्राची जी, आप एक हाउस वाइफ हैं, इस बजट को देखने के बाद आपको क्या लगा कि आपको कहीं से कुछ राहत मिल रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता इसको देखने के बाद कि हमें कहीं से भी कुछ भी राहत मिल रही है, क्योंकि आप देखिए ना, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों चीज बढ़ा दी है। आप कहीं आप टैक्स कम कर रहे हैं और उधर आप बढ़ा भी रहे हैं, तो वो चीज रेट तो आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और जो कॉमन मैन की यूज की चीजें उस पर आप सब पर रेट बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो लगता नहीं है कि कहीं से भी इसमें हमें राहत मिल रही है जी। बिल्कुल, तो एक गृहिणी है, उनको भी नहीं लगता है कि इस बजट से कहीं उनको कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से सर्विस टैक्स बढ़ाए जाते हैं, हालांकि वो सर्विसेज के नाम पर लगाए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका भुगतान हमारी और आपकी जेब से ही होता है। असंभव सरकार के जो बजट है उससे लोग खुश नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं तैयारी में है कि सरकार की खिंचाई की जाए, लेकिन क्या माना जाए कि जो बजट सरकार ने पेश किया है अपने सहयोगियों के साथ थोड़ी स्थिरता आगे नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सरकार का विरोध होता रहा है, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, घटक दलों की तरफ से ही, वो अपने आप में काफी चिंताजनक है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए स्थिरता की कोई बात नजर नहीं आ रही है। हालांकि टीएमसी के रवैये ने थोड़ी सी संतुष्टि जरूर दी है प्रणब दा को और खास करके इस सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार को, लेकिन जहां तक डीएमके का सवाल है वो पीछे पड़ी हुई है। साथ ही साथ निमिषा, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी ने आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए, खासकर रेल बजट के दौरान भी ये बात देखने को आई थी कि बहुत हद तक राजनीति से प्रेरित नहीं था वो बजट, और ये जो बजट है इसमें भी जो जानकार बताते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित कम है। राजनीतिक जो तुष्टीकरण की नीति रही है हमेशा बजटों के दौरान, और विशेष राज्यों को दर्जा देने की जो बात रही है वो यहाँ पर थोड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो बहुत हद तक ये आर्थिक सुधारों को लेकर के बजट है, कहीं ना कहीं वैश्विक मंदी का भी असर इस बजट पर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक संतुलित बजट जरूर है ये, लेकिन राजनीतिक हलकों में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी है वो भी साथ में यहाँ दिखाई दे रही है, और इससे सरकार को पार पाना काफी मुश्किल दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं कुछ बड़े रोल बैक की भी जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। चाणक्य जी, हमने देखा कि बजट आने के बाद से कई सारी कंपनियां, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो प्राइस अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। मारुति जो कि आम आदमी की गाड़ी मानी जाती है, उसमें भी करीब 20 से 25 हजार तक उसके जो बेसिक मॉडल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। महिंद्रा में भी कीमतों में 35% इजाफे की बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ता है तो हम पैसा कहां से ला पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं, या जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, या जो सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है, इससे और जो असर है वो नकारात्मक ही इकोनॉमी पे पड़ेगा? डेफिनेटली। देखिए, पहले ही हम इन्फ्लेशन की मार पहले ही हमारा देश झेल रहा है, और ये एक्साइज और सर्विसेज दोनों के बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजें महंगी होगी, ऑब्वियसली मार्केट में और महंगाई बढ़ेगी। तो ये बजट मुझे लगता है महंगाई को कंट्रोल करने के बजाय महंगाई को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। फिर रही कारों की बात, एक तरफ तो कंपनियों की अपनी कॉस्ट ही नहीं निकल रही, वो खुद ही अपनी प्राइसेस बढ़ा रही है, हर एक गाड़ियां अपने अपने हिसाब से बढ़ा रही है। दूसरी तरफ फिर उनका एक्साइज की मार पड़ेगी,
तो ऑब्वियसली लगता है कि कॉमन कंज्यूमर या कॉमन आदमी के लिए, जहां पिछले कुछ वर्षों में तो गाड़ी खरीदना एक आम आदमी के बस में हो गया था, पर आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी कार खरीदने का सपना भी पूरा कर पाएगा। जी बिल्कुल, तो आम आदमी कार खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा, आम आदमी घर खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बजट से उम्मीदें क्या जो हमने साल भर पाली थी, लेकिन आज जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को ये सफाई देनी पड़े कि कुछ कड़े फैसले लेने का वक्त था, इसलिए कड़े फैसले लिए गए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता SCL गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? ये महान ही घटिया बजट है। ये हर बार इस चीज का सहारा लेते हैं कि आम आदमी को, आम व्यक्ति को हमें कुछ करना पड़ रहा। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस बजट से सिर्फ महंगाई बढ़े, जिस बजट से आम आदमी की तकलीफ बढ़े, आप उस बजट से कठिनाई का लेने वाले डिसीजन और ये सब दुनिया के जो इनके अपने बहाने हैं, उस बहाने से कहां तक आप सेटिस्फाई कर सकते हैं? गुप्ता जी आपको रोकना चाहूंगी। महज विरोध के लिए विरोध है या वास्तव में अगर बजट को देखें, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमने हरित क्रांति के लिए 18% एग्रीकल्चर बजट को बढ़ा दिया, रक्षा बजट को करीब 5% बढ़ा दिया है, बाल कल्याण, महिलाओं के लिए बजट में 2 से 4% की बढ़ोतरी की गई है। तो जब सरकार कह रही है कि हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियां इतना विरोध क्यों कर रही है? सामाजिक सुरक्षा के पहले सामाजिक भोजन होता है। आज उसकी सुख सुविधाओं में एक चीज नहीं जुड़ी हुई है, कम से कम मॉर्निंग में होने के बाद हर चीज, चाहे अगर मान लीजिए उसको साइकिल की जगह ट्रेवल करना है बस में और बस का किराया बढ़ गया जी, तो आप किस तरह से उसकी सुख सुविधा दे रहे हैं? अगर वो व्यक्ति बस नहीं मिलती, मोटरसाइकिल से जाता है या अपने यहाँ 30-40 किलोमीटर उसे जाना पड़ता है और मोटरसाइकिल का रेट बढ़ गया, उस पर ड्यूटी बढ़ गई, तो किस तरफ से उसके लिए फायदा हुआ जी? तो हमको जो देखना है उस हिसाब से देखना है कि एक आम आदमी को हम किस तरह से हेल्प कर रहे हैं जी, उसकी डे टू डे को हम किस तरह से हेल्प कर पा रहे हैं जी। तो लगातार जिस तरीके से बातें आ रही थी कि हो सकता है कि ये राहत भरा बजट हो, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने रेल बजट देखा तो ये पहले से ही आशंकाएं लगाई जा रही थी कि बजट में बहुत कुछ राहत की उम्मीद हम नहीं करें। आप अपनी तरफ से अभी क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर रोल बैक की बात उठ सकती है पार्लियामेंट में? बजट का जो पहला ओरिएंटेशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि किस तरह से आप देश का जीडीपी बढ़ा सकते हैं, देश में रोजगारी ला सकते हैं। देखिए, हर तरफ से अगर आप कहीं ना कहीं तो आपको कट करना पड़ेगा ना लाइन, और लाइन बिल्कुल साफ है कि आप देश की जब तक इनकम नहीं बढ़ाएंगे, पहली चीज है देश की इनकम बढ़ाना, और इनकम प्रोडक्टिविटी से बढ़ाना। टैक्स की इनकम बढ़ा करके, ड्यूटी बढ़ा करके प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे। रोजगार और प्रोडक्टिविटी जो पैदावार है उससे, चाहे अगर खेत में है तो खेत की पैदावार, प्रोडक्शन में है तो फैक्ट्री की पैदावार, इन सब चीजों को जब तक नहीं लेंगे, जब तक देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, और जब तक जीडीपी नहीं बढ़ता है तब तक आप देश की सुविधाएं अगर टैक्स से बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं सबसे गलत बात। हमसे बातचीत करने के लिए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता SCL गुप्ता का साफ तौर पे कहना था कि अगर देश की आमदनी बढ़ती है तो हमारी आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, और हमारी आपकी आमदनी बढ़ती है तो ही देश की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आपने भी सुना, बीजेपी के नेता थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि आमदनी बढ़ाने की जो बातें की जाती थी वो नहीं की गई। आप लोग टैक्स गुरु हैं, क्या आपको लगता है जो टैक्स स्लैब इस बार दिया गया है बजट में, उससे कहीं भी न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इनकम जनरेशन जैसी कोई बात नजर आती है? आई थिंक इनकम जनरेशन के लिए जो टैक्स स्लैब बढ़ाया है उसका अगर इन्फ्लेशन को हम देखें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। 20,000 रुपये लिमिट में टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ाना ये कुछ भी नहीं है। हम उसके हिसाब से हम अगर देखें ओवरऑल, अगर जिस हिसाब से उन्होंने इसको टैक्स किया है उससे प्रैक्टिकली कहीं भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो टैक्स किस
किस कैटेगरी पे लगा रहे हैं जी। उसमें अभी जैसे मेरा ये मानना है, मैं मे बी रॉन्ग, कि एग्रीकल्चर जैसे है, एग्रीकल्चर में जो एक हाई कैटेगरी है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट को उससे कुछ इनकम जनरेट होगी, और जो लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर बड़े बड़े फार्म और बड़े बड़े जो बिजनेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनको उसका एटलीस्ट उसका कुछ कंट्रोल होगा उसके ऊपर, क्योंकि वो लोग सारा इनकम एग्रीकल्चर के थ्रू दिखा के और वो सारा टैक्स फ्री कर लेते हैं अपना जी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टैक्स में जो भी चेंज किया है गवर्नमेंट ने उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी, आपको क्या लगता है चांदी जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि उसको भी कैटेगराइज किया जाना चाहिए, जो बड़े फार्मर्स हैं उनकी इनकम पर टैक्स लगना चाहिए। यहाँ 2-3 बातें आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सरकार एक तरफ जो रोजगार की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर खर्च करती है, लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम जो 18% बजट है वो बढ़ा के हमने एग्रीकल्चर के लिए रखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक हरित क्रांति फिर से देश में आए। लेकिन जब हम व्यवहारिक स्तर पर कुछ राज्यों का हमने सर्वे किया, वहां हमने पाया कि उत्तर प्रदेश, बिहार से जो मजदूर पंजाब जैसे राज्यों को मिलते थे जहां पर एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उनको उन मजदूरों की कमी हो गई। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री को स्किल्ड लेबर मिलते थे वो कम हो गया रोजगार गारंटी योजनाओं की वजह से। तो एक तरफ एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए 18% का बजट बढ़ा देना, दूसरी तरफ दूसरी योजना लागू करके वहां से लेबर को खींच लेना। तो प्रोडक्टिविटी के नाम पर कहीं ना कहीं हम और प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम में जो पॉलिसी लूप होल्स हैं उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। देखिए, हम एग्रीकल्चर पे अभी तक देश के इतिहास में टैक्स नहीं लगाया गया, केवल इस नाम से कि हमारा एग्रीकल्चर प्रधान कंट्री है, हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, किसानों को सुविधाएं देना चाहते हैं। आप देखिए, वो आज के किसान उस टाइप के किसान नहीं रह गए हैं। जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो तो किसान ही नहीं रह गए, बड़े जमींदार बन गए हैं, और उनकी जमीनों की कीमत करोड़ों में होने से वो तो बहुत बड़े पैसे वाले बन गए हैं। जहां उन पे टैक्स लगाना चाहिए उधर तो सरकार का ध्यान नहीं जाता है, और बाकी कहते हैं ये एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाएंगे। जहां जिनकी टैक्स देने की कैपेसिटी है और बड़े बड़े जमींदार जिनकी एटलीस्ट खेती से चाहे कमाई हो न हो, पर खेती की जमीन से तो उनकी बहुत कमाई हो गई है, तो वहां पे ऐसे तबके को भी टैक्स ब्रैकेट में लाना चाहिए, वहां नहीं लाया जा रहा है। तो अगर उनको सुधार ही करना था तो ऐसे सेक्टर्स पकड़ना चाहिए जो टैक्स देने के कॉम्पिटेंट हैं, उन पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। हमें तो केवल एग्जम्पशन लिमिट 1,20,000 से 2 लाख कर दी। अरे साहब, इससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ गई। इस 20,000 का तो कोई मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नजर आ रहा है। इसी तरह से जब शेयर्स के लिए बात करते हैं, हमने सोचा था STT बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसमें केवल 20% दिया, ऊंट के मुंह में जीरे जितनी सी रिलीफ दी। और इसी तरह से वो कहा जाता है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 50,000 की छूट देंगे 10 लाख के एग्जम्पशन में। अरे साहब, 10 लाख रुपया कौन लगाएगा 3 साल के लिए? 3 साल बाद पता नहीं शेयर की कीमत, जो नए शेयर आएंगे उस शेयर का फ्यूचर क्या रहेगा। कोई भी आदमी मात्र 50,000 बचाने के लिए, मेरा जैसा इन्वेस्टर तो 10 लाख रुपया को इतना बड़ा रिस्क 3 साल के लिए बिल्कुल नहीं लेगा। जी बिल्कुल संभव। लगातार हम एक्सपर्ट्स की राय सुन रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही है। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से महज सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कि एक हमारा वोट बैंक भी बना रहे, तो हमने रोजगार गारंटी स्कीम्स का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन उसके क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे उसके लिए कोई ऑडिट फॉर्म नहीं है, उसके लिए कोई अथॉरिटी रेगुलेटरी नहीं है कि जो वो जांच कर सके। दूसरी तरफ हमने एग्रीकल्चर के नाम पर भी पैकेज अनाउंस कर दिया, वेस्टेज ऑफ मनी है, और ये सारी चीजें देश की अर्थव्यवस्था को और खस्ता हाल बनाती हैं। जी बिल्कुल निमिषा, जिस तरीके से योजनाएं बनती हैं और खास करके जैसा कि हमने हश्र देखा है, मनरेगा का हश्र जैसा कि देखा है, हालांकि लाभ जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट हुआ और जितना मिलना चाहिए आम आदमी को जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो कहीं मिसिंग नजर आता है। एनआरएचएम घोटाला जो था यूपी के अंदर, वो किसी से छिपा नहीं है, कितनी बड़ी संख्या में पैसे की बर्बादी हुई है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे स्कूलों की दुर्दशा हम देख चुके हैं, हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया गया था अभी कुछ दिनों पहले ही। तो कुल जमा आप देखें तो जो सरकारी योजनाएं होती हैं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होती हैं, और कई योजनाएं तो ऐसी हैं जो कि 85-15%, 75-25 के हिसाब से और 50-50 के हिसाब से चल रही हैं। 50-50 के हिसाब से चलने का मतलब है कि 50% केंद्र की सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है और 50% राज्य उस पर खर्च करते हैं, और अगर राज्य के पास वो पैसा नहीं है तो वो वापस हो जाता है पैसा। तो
इस बजट में भी लगभग कुल जमा कुछ ऐसी ही चीजें नजर आ रही हैं जो कि हाथी के दांत की तरह होती हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से जो बजट के लिए पैसे एलोकेट होते हैं, खासकर इंदिरा आवास के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए, एनआरएचएम घोटाले और इस तरह के जो सामने आए थे कांड, उसके लिए, इसके अलावा कई ऐसे और योजनाएं हैं वृद्धा पेंशन के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक दायित्व को सॉल्व करने की बात होती है, लेकिन जहां जमीनी हकीकत होती है, जहां उसके क्रियान्वयन की बात आती है, वहां पर सारी चीजें मिसिंग होती हैं और सरकार के पास उसको लागू करने के लिए जो मशीनरीज होती है वो कारगर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ हाथी के दांत जरूर बने रह जाते हैं। बिल्कुल। तो